हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलेबस वाला बाय पीयूष भैया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यूपी बोर्ड क्लास 10th की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी सीरीज 21 डेज़ तक चलेगी या 20 डेज़ में भी हम पूरी सीरीज को ख़त्म कर सकते हैं। इसी के चलते हम आज आपके सामने लेके आए हैं सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट, जो हर साल मिलते ही हैं, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहें बल्कि MCQs लेकर आए हैं। ये MCQs बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या, ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें शुरू करते हैं हम। पहला MCQ है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी, सभी धनात्मक पूर्णांकों पर दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने की विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी, यूक्लिड विधि। तीसरा, 2 और 5 के अतिरिक्त किसी भी अभाज्य से युक्त हर वाला भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी, आवर्ती दशमलव। ऑप्शन नंबर 4, HCF 306,657 का HCF होगा। ऑप्शन नंबर ए, 9 दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर बी, HCF इंटू LCM। 0 का अभाज्य गुणनखंड में निरूपण असंभव। ऑप्शन नंबर बी। 13 एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। 1 है, ना अभाज्य है ना संयुक्त संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। आवर्ती दशमलव होता है परिमेय। ऑप्शन नंबर बी। 7/8 का दशमलव रूप होगा समाप्त। बी। HCF और LCM में का संबंध किस अध्याय में है? वास्तविक संख्या, जो हम चल ही रहा है अभी। दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। ऑप्शन नंबर बी 1। 17 और 19 है सह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। किसी भिन्न का दशमलव समाप्त होगा यदि हर के अभाज्य गुणनखंड हो। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 5। 0 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? अनंत। डी। किन्हीं भी संख्याओं के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो अनंत ही होती हैं। √2 है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी। LCM 12,18 का LCM है। ऑप्शन नंबर ए, 36। यदि HCF बराबर 1 हो तो संख्या कहलाती है सह अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर बी। 0.375 का भिन्न रूप है। ऑप्शन नंबर ए, 3/8। वास्तविक संख्याओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक संख्या। अध्याय 2 बहुपद। आप सभी, अगर आपके पास अगर आपको इन सभी MCQs की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेबस वाला बाय पीयूष में जाकर इन सभी PDF को पा सकते हैं, या आप अभी भी वीडियो में ही इन सभी MCQs का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 2, बहुपद। बहुपद की घात होती है। ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। ऑप्शन नंबर डी। बहुपद PX का शून्यक वह x है जहां, ऑप्शन नंबर बी, PX = 0 हो। रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 1। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक, ऑप्शन नंबर बी, 2। शून्यकों का योग और गुणनफल किससे संबंधित है? गुणांकों से। यदि शून्यक अल्फा, बीटा है तो योग अल्फा प्लस बीटा होगा। ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब अल्फा, बीटा है तो उनका योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर ए। ग्राफ द्वारा शून्यक ज्ञात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, x अक्ष पर। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, ये तो क्लास 9th में भी आता है, AX² + BX + C। ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर है आपका। यदि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटे तो शून्यक 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्थिर बहुपद की घात 0 होती है। जो बहुपद स्थिर होता है उसकी घात हमेशा 0 होती है। बहुपद में पदों की संख्या कहलाती है क्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। 3x² - 5x + 2 के शून्यकों का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर ए, 2/3। ये निकालना पड़ता है अल्फा, बीटा के गुणांकों से, सूत्र फॉर्मूला से। यदि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को ना काटे तो कोई शून्यक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुपद का शून्यक कहलाता है हल। ए नंबर राइट आंसर है। रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा में होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ
परवलय होता है। शून्यक ज्यामिति रूप से दर्शाता है एक्स अवरोध। इधर से शुरू होता है, सॉरी लिख नहीं पाए, इधर से शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में चर की संख्या होती है 2। ये चर एक्स कॉमा वाई ये क्या होते हैं? चर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर बी। रैखिक समीकरण का ग्राफ सीधी रेखा में होता है। ये अभी ऑप्शन गया है। ये एक रैखिक समीकरण के हल एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। एक रैखिक समीकरण के हल देखो वही एक रैखिक समीकरण के हल अनंत होते हैं। ये आपका आंसर सही है, गलती से वो एक आ गया। ऑप्शन नंबर 4 2,3 बिंदु समीकरण का हल है यदि संतुष्ट करे तो तभी हल होगा, वरना नहीं होगा। ग्राफ बनाने के लिए न्यूनतम बिंदु 2 होने चाहिए। अध्याय 2 द्विघात समीकरण। आप कहेंगे कि इतने ही ऑप्शन क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में इसी की तरह ही सवाल पूछे जाते हैं ऑप्शन में। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की घात 2 होती है। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। विवर्तक का सूत्र d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर ए। विवर्तक ये फिर से आ गया। विवर्तक का सूत्र b² माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर ए। यदि d बड़ा है 0 से हो तो मूल, ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, फॉर्मूला की सीट में भी बताया था और कल भी आपको बताया था हमने। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक व असमान। यदि d इक्वल टू 0 हो तो मूल समान होता है। ऑप्शन नंबर सी। अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियों का चैप्टर है ये। एपी का पूर्ण रूप, एपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी। एपी का सामान्य पद nth टर्म वाला सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद डी। एपी में ए प्रथम पद होता है, डी दर्शाता है अंतर। ऑप्शन नंबर बी। एपी 2,4,6, 8 में डी बराबर क्या इक्वल टू क्या है? डी बराबर है 2। डी बराबर अंतर, जैसे कि आपने पिछले ही उसमें देखा, डी दर्शाता है क्या? अंतर। ये सवाल ऐसे ही याद है। तो डी का मतलब हो गया अंतर, तो 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 2 का ही अंतर है, तो इसलिए आंसर भी कितना हो जाएगा? 2। किसी एपी के n पदों का योग। ऑप्शन नंबर ए n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद डी बड़ा कोष्टक बंद। यदि एपी का अंतर ऋणात्मक हो तो श्रेणी घटती है। ऑप्शन नंबर बी। ये एपी का अंतिम पद i इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी। 5, 10, 15 का एपी है क्योंकि अंतर समान है। इसके देख सकते हैं आप 5, 10 का अंतर 5, 10 से 5, 15 का अंतर भी 5। यदि d इक्वल टू 0 हो तो एपी स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी। एपी में पदों की संख्या ज्ञात करने हेतु प्रयोग होता है nth टर्म। ऑप्शन नंबर 12 3 से 7, 11 में .11 में a इक्वल टू है 3। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि a बराबर क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद कौन है इसका? 3। एपी के पद असमान होते हैं। यदि d बड़ा हो 0 तो एपी बी बढ़ती है। एपी का ग्राफ सीधी रेखा में होता है। एपी में 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। एपी में तीसरा पद a प्लस 2d। ऑप्शन नंबर ए होता है। यदि a इक्वल टू 2 तो d इक्वल टू 3 तो चारवां पद क्या होगा? ये सभी हमने आपको फॉर्मूला लिखवा रखे हैं। चारवां पद होगा ऑप्शन नंबर सी 11। एपी के n पदों का योग का वैकल्पिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए n/2 a प्लस 1। एपी से संबंधित अध्याय बीजगणित में होता है। अब शुरू हो रहा है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिभुज। चैप्टर नंबर 6 दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि सभी साइड समान हो। ऐसा इसका मतलब क्या होता है? साइड। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ऑप्शन नंबर ए। थेल्स प्रमेय संबंधित होती है त्रिभुजों से। ऑप्शन नंबर बी। यदि 2 त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। ए
ए कसौटी से सिद्ध होता है समरूपता। बी एंगल, इसका मतलब क्या होता है एंगल। समांतर रेखा त्रिभुज की भुजाओं को काटती है समान अनुपात में। समरूप त्रिभुजों के कोण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यदि कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। थेल्स प्रमेय का उपयोग होता है अनुपातों में निकालने के लिए। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, तभी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, अन्यथा वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। जिसके सभी कोण क्या होते हैं समान होते हैं और हमें समान करने होते हैं, तभी समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज का कोणों का योग होता है 180। ये तो बच्चे से बच्चा जानता होगा कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यदि दो भुजाएं समान हो तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुजों की माध्यिका मध्य बिंदु से को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी। यदि दो त्रिभुज साइड के से समरूप हो तो संभव है। ये संभव हो सकता है कि दो त्रिभुज साइड से समरूप हो। समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये राइट आंसर आपका बी। पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। ऑप्शन नंबर बी। ये भी सभी जानते होंगे। समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज अध्याय संबंधित है ज्यामिति से। ऑप्शन नंबर ए। अब शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहला क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है। ये पूछ लेता है, हम इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये पूछ सकता है। डेस्कॉर्ट्स। बिंदु 0,0 कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है, ये बड़ी क्लास में भी पूछा जा सकता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक। ऑप्शन नंबर 0। जब कोई एक्स अक्ष पर बिंदु होता है तो उसका वाई के निर्देशांक 0 होता है। दूरी का सूत्र होता है x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। ये बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर ए पहले चतुर्थांश में है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर ए। दूरी कभी धनात्मक या शून्य नहीं होती है, हमेशा धनात्मक रहेगी या शून्य होती है। यदि दो बिंदु समान हो तो दूरी 0 होती है। निर्देशांक तल के अक्ष 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड चतुर्थांश में है। चतुर्थांश की संख्या होती है 4, ये सबको पता है। इसी में चतुर्थ लिखा है तो ये तो नॉर्मल सवाल है, लेकिन इसमें एग्जामिनर हमको घुमाने की कोशिश करता है, इसलिए हमें घूमना नहीं है, सही से आंसर देना है। ऑप्शन 13 a,0 बिंदु है। ऑब्वियसली जब ए कहाँ पर है एक्स के इधर है तो इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर होगा, तो इसलिए और इसका ऑप्शन नंबर बी है एक्स अक्ष पर। 0, बिंदु स्थित है पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट है। ये वाई अक्ष पर स्थित होगा क्योंकि वाई अक्ष पर बिंदु कोई दे रखा है हमें। दूरी सूत्र पाइथागोरस पर आधारित है। सही, ये ए आंसर सही, ए ऑप्शन सही है इसका। चतुर्थांश 3 में दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, ये बी ऑप्शन सही है आपका। बिंदु -2, -5 के चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर सी। तीसरे चतुर्थांश में है। निर्देशांक ज्यामिति संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। बीजगणित प्लस ज्यामिति से दोनों से संबंधित होती है। दूरी की, क्योंकि इसमें त्रिभुज के बारे में, बीजगणित में क्या होता है त्रिभुज की ज्यामिति में के बारे में भी पूछा जाता है। दूरी की इकाई होती है लंबाई। निर्देशांक तल का उपयोग होता है स्थान निर्धारण में। अब शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति संबंधित है कोणों व भुजाओं से। साइन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए लंबवटिक कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो वही इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। कोस थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0।
ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बी, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ऑप्शन नंबर सी है सही है आपका। त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होते हैं, ऑप्शन नंबर बी समकोण त्रिभुज में। sin 90 डिग्री का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। cos 90 डिग्री का मान होता है बी 0, ऑप्शन नंबर सही बी सही है आपका। cot 45 डिग्री का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। त्रिकोणमिति अध्याय उपयोगी है सभी के लिए, ऊंचाई के लिए भी, ऊंचाई दूरी के लिए, क्षेत्रमिति के लिए भी, ज्यामिति के लिए भी। अब शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ऊंचाई व दूरी ज्ञात करने में प्रयोग होता है त्रिकोणमिति। ऑप्शन नंबर बी, दूरी रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। यदि वस्तु आँख के स्तर से नीचे हो तो कोण कहलाता है अवनमन कोण। ऊंचाई दूरी के प्रश्न आधारित है समकोण त्रिभुज पर। tan थीटा का उपयोग अधिकतर किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए। sin थीटा का मान निर्भर करता है केवल कोण पर। ऊंचाई दूरी अध्याय संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणमिति। यदि कोण 0 डिग्री हो तो ऊंचाई 0 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अवनमन कोण हमेशा होता है ए, धनात्मक। प्रेक्षक की आँख की ऊंचाई जोड़नी पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। tan 45 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। यह अभी आ गया है समझ। ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में इकाई होती है, ऑप्शन नंबर बी लंबाई की। cos थीटा का प्रयोग होता है आधार निकालने में। sin थीटा का मान होता है 1/2। यह भी क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में सर्वाधिक उपयोग होता है tan थीटा का। यदि दूरी बढ़े तो ऊंचाई घटती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कोण अवनमन बराबर हो कोण उन्नयन के तो सही कोण होता है। ऊंचाई दूरी अध्याय व्यवहारिक है क्योंकि वास्तविक जीवन में से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक होता है। यह अध्याय पूछा जाता है केवल MCQ, केवल लघु, केवल दीर्घ, सभी रूपों में पूछा जा सकता है यह अध्याय। अब शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 10, व्रत। व्रत के केंद्र कहलाता है, ये तो सभी जानते होंगे। व्रत का केंद्र क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। व्रत से परिधि की दूरी होती है त्रिज्या, बी, ऑप्शन नंबर बी। व्रत की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटती है, ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा समकोण होते हैं एक दूसरे के। एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। व्रत की परिधि होती है 2πr, ऑप्शन नंबर ए। व्रत का क्षेत्रफल होता है πr², ऑप्शन नंबर बी। व्रत का व्यास होता है 2r, ऑप्शन नंबर बी। व्रत का कोई भी जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। समान वृत्तों की त्रिज्या समान होती है। व्रत का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। व्रत अध्याय संबंधित है ज्यामिति से। व्रत की स्पर्श रेखाएं अधिकतम अनंत तक होती है। व्रत की जीवा केंद्र से लंब खींचने पर आधी हो जाती है। त्रिज्या और व्यास का अनुपात 1:2 होता है। व्रत की स्पर्श रेखा केंद्र से नहीं गुजरती है। समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर गुजरती है। व्रत का अर्धव्यास कहलाता है त्रिज्या, ऑप्शन नंबर ए। व्रत का उपयोग सभी चीज़ों में होता है, गणित में भी होता है, विज्ञान में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है। चैप्टर नंबर 11, रचनाएं अध्याय संबंधित है ज्यामिति से। रचना में प्रयुक्त उपकरण सभी, पैमाना होता है, कंपास होता है, पेंसिल होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। रचना में कोण का समद्विभाजन संभव होता है। रचना में त्रिभुज बनाने हेतु आवश्यक 3 भुजाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। रचना में कोण मापना निषिद्ध होता है, ऑप्शन नंबर ए। रचना में मापांक प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज रचना के लिए साइड एंगल सभी चाहिए होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। रचना अध्याय पूछा जाता है MCQs व ड्राइंग के जो सवाल होते हैं उनमें पूछा जाता है, और किसी सवालों में नहीं पूछा जाता है, ना लघु उत्तरीय में भी नहीं पूछा जाता है। अगर ड्राइंग का सवाल हो तो अगर कुछ चीज़ बनी हो उधर तो ही ये सवाल पूछा जाता है। रचना में कोण की माप नहीं लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। रचना में रेखाखंड का विभाजन संभव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दिए गए अनुपात में रेखाखंड बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। रचना में व्रत का प्रयोग
होता है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। रचना पूर्ण होती है चित्र से, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। रचना में कोण का विभाजन असंभव होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। रचना में सटीकता आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। रचना में स्केल का उपयोग रेखा खींचने में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। रचना अध्याय अंक माध्यम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। रचना प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण सफाई, शुद्धता और लेबलिंग होती है, डी ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। रचना में त्रुटि अंकों में कटौती होती है, सही है आपका। रचना अध्याय से प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। इसमें हमने ये भी ऑप्शन में बता रखा है कि रचना अध्याय या किसी और अन्य अध्याय में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, क्या आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट आते हैं, कैसे आते हैं। अब शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यह अभी पढ़ा है आपने। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ऑप्शन नंबर बी। चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी। पाई का मान होता है 22/7, ऑप्शन नंबर बी। यदि त्रिज्या दुगनी हो जाए तो क्षेत्रफल चौगुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल संबंधित प्रश्नों में आकृति समतल होती है, ऑप्शन नंबर ए। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्यामिति, ऑप्शन नंबर बी। वृत्त का व्यास होता है 2r, ऑप्शन नंबर बी। यदि परिधि दी हो तो पहले निकालते हैं व्यास और त्रिज्या। वलय में बड़ी त्रिज्या कहलाती है कैपिटल आर, ऑप्शन नंबर सी। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r होती है। क्षेत्रफल के प्रश्नों की इकाई का रूपांतरण आवश्यक होता है। यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल भी 154 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 तब होता है जब 7 का गुणज हो, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। छायांकित क्षेत्र आंशिक भाग होता है। क्षेत्रफल अध्याय में प्रश्न एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, संख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यह अध्याय पूछा जाता है हर वर्ष। चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके 20 एमसीक्यूज हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ऑप्शन नंबर ए। धनाभ का आयतन l × b × h, ऑप्शन नंबर बी। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर ए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर सी। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आयतन की लंबाई घन मीटर में होती है, ऑप्शन नंबर सी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है √r² + h², ऑप्शन नंबर सी। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठोस आकृतियाँ होती हैं त्रिविमीय, ऑप्शन नंबर सी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h होता है, ऑप्शन नंबर सी। घनाभ के कुल पृष्ठ 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आयतन बताता है स्थान घेरना, ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठीय क्षेत्रफल अध्याय संबंधित है ज्यामिति से, ऑप्शन नंबर बी। यदि आयाम सेंटीमीटर में हो तो आयतन घन सेंटीमीटर में होता है, ऑप्शन नंबर सी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर l, ऑप्शन नंबर बी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठोस आकृतियों के प्रश्न सूत्र आधारित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इस अध्याय में प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक जीवन में उपयोग होता है सभी टंकी, डिब्बा, गेंद में। अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 14, सांख्यिकी। पहला क्वेश्चन है आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है सांख्यिकी, सी ऑप्शन सही है आपका। वर्गांतर की चौड़ाई होती है ऊपरी निचली सीमा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा x/n, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। संचयी आवृत्ति तालिका उपयोग होती है माध्यिका में, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ग्राफ द्वारा ज्ञात किया जाता है माध्यिका भी बहुलक भी, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आए, जो सारणी में सबसे अधिक बार आता है वही मान क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। माध्यिका स्थित होती है बीच में, जब पूरी सारणी बनी होती है जो उसमें बीच में आता है वही क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। सांख्यिकी अध्याय है सूत्र तालिका ग्राफ सभी के लिए। आवृत्ति दर्शाता है
बारंबारता। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। कुल प्रेक्षण बराबर होता है सिग्मा एफ। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। माध्यिका वर्ग वह वर्ग है जिसमें n/2 हो। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। वर्ग चिन्ह कहलाता है ऊपरी प्लस निचली कोष्टक बंद अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। सांख्यिकी के आंकड़े होते हैं गुणात्मक भी होते हैं मात्रात्मक भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। असतत आंकड़े होते हैं अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। निरंतर आंकड़े होते हैं वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। संचयी आवृत्ति 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी 2 सही है आपका। बहुलक का ग्राफ हिस्टोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। माध्यिका का ग्राफ और जाइब होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन है। सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न सभी पूछे जाते हैं, गणना के लिए भी, विश्लेषण के लिए भी, प्रस्तुति के लिए। ये हमने आपको लास्ट में इसलिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं हर चैप्टर से कि आपको पता चले कि इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है। यह अध्याय परीक्षा में ऑप्शन नंबर ए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें।